रेलवे परीक्षा को लेकर प्रयागराज में ही छात्रों को पीटने के मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। हालांकि एसएसपी ने इस घटना को लेकर राजनीतिक साजिश भी आशंका जता दी है। उधर बिहार में ही परीक्षा को लेकर कल लगातार दूसरे दिन ट्रेन फूकी गई और वहीं पुलिस ने छात्रों को उकसाने के आरोप में ही खान सर समेत पटना में ही कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। और जिन 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है उसमें एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल है। और इन सब पर ही गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि 24 जनवरी को ही रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों को लेकर ही पटना में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसी के विरोध में ही प्रयागराज के छात्र भी सड़कों पर उतर गए थे। और प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि छात्रों के ही प्रदर्शन को लेकर कर्नलगंज थाने में ही एफआईआर भी दर्ज हुई थी और जिसमें 3 लोग मुख्य आरोपी बनाए गए हैं और इनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि एक फरार है। इधर बिहार में ही रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में ही कथित धांधली को लेकर जो चिंगारी भड़की थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। उधर आपको बता दें कि बुधवार को ही लगातार तीसरे दिन छात्रों ने ट्रेनों को निशाना बनाया। गया में छात्रों ने ट्रेन के कई डिब्बे आग के हवाले कर दिए और आग इतनी जबरदस्त थी कि कई घंटों तक ऐसे ही आग की लपटें जलती रहीं। यहां भड़के छात्रों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को भी पूरी तरह से तैनात होना पड़ा और रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों में भी आपको बता दें कि परीक्षा 2021 परिणाम के ही विरोध में छात्रों ने कर बिहार और यूपी में ही विरोध प्रदर्शन किया जो अन्य हिस्सों में फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि 2019 में जारी आरआरबी और अधिसूचना में ही केवल एक परीक्षा का उल्लेख किया गया था। उन्होंने अधिकारियों पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है और परीक्षा परिणाम 15 जनवरी को घोषित होने के इस मामले ने ही तूल पकड़ा है। और उस समय रेल मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अधिसूचना में ही दूसरे चरण की परीक्षा का स्पष्ट रूप से ही उल्लेख किया गया था। और वहीं आपको बता दें कि सीबीटी में पहले चरण की परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी। यूपी विधानसभा चुनाव में आज पश्चिमी यूपी में ही प्रचार की जंग होगी और बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस इलाके में चुनाव पहले होना है बल्कि इसलिए भी कि किसानों की नाराजगी का मुद्दा इस क्षेत्र में खास प्रभाव डाल सकता है। आज बीजेपी के 4 बड़े और धुंकर नेता जो हैं वो प्रचार करेंगे और जो अपने ही गढ़ मुजफ्फरनगर में ही राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी की भी 3-3 सभाएं मानी जा रही हैं। और आज भी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के जितने दिग्गज हैं वो सब पश्चिमी यूपी में प्रचार करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर ही लोग वोट मांगने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह आज मथुरा और नोएडा में ही प्रचार के लिए उतरेंगे। शुरुआत मथुरा से होगी जहां कोरोना के ही साए में सीमित प्रचार की शर्तों के साथ ही वो घर घर संपर्क अभियान करेंगे। और इसके साथ ही अमित शाह नोएडा में ही आज अपना प्रचार खत्म करेंगे तो इसके पड़ोसी जिले यानी कि गाजियाबाद में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह दोपहर 1 बजे मोदी नगर पहुंचेंगे जहां वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी के ही एक बड़े जिले बिजनौर में ही प्रचार की कमान संभालेंगे जहां वो जनसंपर्क अभियान के साथ साथ 3 अलग अलग जगहों पर ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के तहत वोटरों से बातचीत करेंगे। वहीं शाहजहांपुर में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन से जुड़े लोगों के साथ कई बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को ही जीत का मंत्र दिया जाएगा तो सदर बाजार इलाके में डोर टू डोर कैंपेन भी किया जाएगा। और यानी कि आपको बता दें कि बीजेपी के ही 4 बड़े और धुंधार नेता आज प्रचार करने के लिए पश्चिम यूपी की जमीन पर उतरने वाले हैं। तो बीजेपी को ही चुनौती दे रहे अखिलेश यादव के सहयोगी जयंत चौधरी का भी इसी इलाके में एक बड़े जिले यानी कि मुजफ्फरनगर में ही प्रचार का कार्यक्रम भी है।
देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने ही काफी कहर ढाया है। इस जानलेवा महामारी ने आम आदमी की ही नहीं बल्कि नेताओं और अभिनेताओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं मंगलवार को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने ही बताया है कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश और अदालत के 400 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। गौरतलब है कि सीजेआई ने ही यह खुलासा तब किया जब एक वकील ने शिकायत की कि उनके मामले को ही रजिस्ट्री द्वारा सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया गया था। और सीजेआई रमना ने वकील ने यह भी कहा है कि यदि आप समस्या नहीं जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। रजिस्ट्री में ही 400 लोगों को कोविड मिला और 13 न्यायाधीशों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। हमारे शरीर के सहयोग नहीं करने के बावजूद हम बैठे हैं और मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि आपको बता दें कि देश में ही सर्वोच्च न्यायालय में ही 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है। वहीं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित ही 32 न्यायाधीश काम कर रहे हैं और इसमें लगभग 3000 जो है स्टाफ कोर्ट स्टाफ है। और गौरतलब यह भी है कि कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शीर्ष अदालत ने ही 3 जनवरी से ही वर्चुअल मोड में ही सुनवाई हो रही है।